गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। मैं राघवेंद्र द्विवेदी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर। और आप लोग जुड़ जाइएगा। देखिएगा, अभी हाल ही में हमने रंगों का त्यौहार मनाया। सभी लोगों ने रंगों का त्यौहार मनाया और होलिका दहन भी हुई। इसके बाद क्या होगा, भैया दूज बनाई, भाई बहनों का प्यार भी हमने देखा। तो एक अच्छी शुरुआत हुई, एक अच्छा त्यौहार होगा। शानदार तरीके से आप लोगों ने त्यौहार मनाया है। तो इसी त्यौहार को आगे की ओर हम लोग अग्रसर करते हुए इस त्यौहार आपके, मैं आशा करता हूं कि जो त्यौहार मनाया है खुशियों से भरा होगा और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, ढेर सारी खुशियां आए। आप हमेशा अपने परिवार के साथ मुस्कुराते रहें। ठीक, तो इन्हीं सभी बातों को हम लोग आगे की ओर अग्रसर करते हैं और एक नई शुरुआत कर रहे हैं फिर से हम अपने सेशन की सुबह 7 बजे से। ठीक, तो आप लोग एक बार फिर से जुड़ जाइएगा। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं अपने एक नए सेशन को। सेशन हमारा वैसा ही रहता है, जैसा रहता है वैसा ही रहेगा, करंट अफेयर्स के रूप में। और बाकी क्वेश्चन भी जो स्टैटिक है वो सारी चीजें। ठीक, तो आप सभी लोग आ जाइएगा क्योंकि हमारा त्यौहार खत्म हो गया है। अब हमें पढ़ाई अपनी जारी करनी है और एक नए सेशन की शुरुआत करनी है। तो आप सभी लोग आ जाइए। मैं पेन ले लेता हूँ और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार आप लिंक को शेयर कर दें, भाइयों बहनों को, जो भी आपके साथी हैं सबको शेयर कर दिया जाए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की हम लोग बातचीत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि विजुअलिटी आपके पास शानदार तरीके से रहे। तो देखिएगा, मैं आपको विजुअल कर दिया है। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के कौन से जहाज भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया त्रिपक्षीय, क्या है, त्रिपक्षीय अभ्यास ट्रीलेट, ठीक, के दूसरे संस्करण में भाग लेंगे? इनमें से कौन से दो आपके शिप हैं नौसेना के? आईएनएस मतलब होता है इंडियन नेवल सिस्टम। इंडियन नेवल शिप की बात करें तो इनकी बातचीत करते हैं आईएनएस। तो इनमें से किसने भाग लिया है, तो इसमें बातचीत करते हैं। तो भाग किसने लिया है, तो भाग जो लिया है वो लिया है आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता ने। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? पहले का बी बनेगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल एकदम राइट आंसर होने वाला है। ठीक, यही आपका राइट आंसर है। ठीक, तो राइट आंसर आपके में क्या बनेगा? आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता, ये आपका राइट आंसर बनेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। उससे पहले आपने देखा था कि आईएनएस कोलकाता ने अभी कुछ समुद्री जो लुटेरे थे उनसे 17 लोगों को जान बचाई थी। इसके पहले हम लोगों ने शायद न्यूज पढ़ी थी, होली के पहले की बातचीत है, और हम लोगों ने न्यूज पढ़ी थी कि आईएनएस कोलकाता ने यह काम कर दिखाया कि 17 लोगों को बचाने का काम किया है। ठीक, इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपने अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। हाँ, थोड़ा सा इसमें और थोड़ा एडिशन जुड़ा हुआ है, किस जगह पर हुआ है यह बातचीत कर लेते हैं। तो नौसेना की जो जहाज है तीर और सुजाता वो जंजीबार 2 जगह पहुंचे हैं। एक तो जंजीबार तंजानिया और मपूटो मोजाम्बिक की राजधानी है मपूटो। इन बंदरगाहों से संबंधित नौसेना में जुड़ेंगे। ठीक, यानी कि जो ये पक्षी अभ्यास है इसका नाम है ट्राइलेट। ट्राइलेट जो अभ्यास है वो जंजीबार तंजानिया में हो रहा है और मपूटो मोजाम्बिक, इन 2 देशों में यह आयोजित किया जा रहा है। यह मतलब इसका वेन्यू है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं हम लोग क्या कहता है। देखिए, अपॉइंटमेंट से संबंधित है, एक और शानदार क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट से संबंधित है। भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक एसोसिएशन की बात करते हैं, का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसकी बातचीत करें, भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो इसकी बातचीत कर लेते हैं। देखिएगा, पहला ऑप्शन है आपके साथ एमबी राव, माधव नायर, एस एल जैन, एन कामा कोडी। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसके बाद आपके कमेंट भी देख लेते हैं। तो कमेंट भी आपके लगातार आ रहे हैं। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और बाकी लोग भी जुड़ जाइएगा। तो इसकी हम लोग बातचीत करते हैं, नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो एमबी राव, एमबी राव को नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक, नया अध्यक्ष किसे चुना गया? एमबी राव। आगे बातचीत करते हैं, इसके बारे में और चीजें भी हैं तो सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसके बारे में चर्चा करें तो आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन के 3 उपाध्यक्ष हैं, एक अध्यक्ष है, 3 उपाध्यक्ष और एक सेक्रेटरी। इस प्रकार से 5 लोग होंगे इसमें। ठीक, एक अध्यक्ष,
3 उपाध्यक्ष और 1 सेक्रेटरी। तो एक जो अध्यक्ष है वो आपने देख लिया एम बी राव। उपाध्यक्ष की बात करें तो दिनेश कुमार खारा एसबीआई के अध्यक्ष हैं, देख लिखा भी है, स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। इसके सदस्य हैं एस एल जैन जो एमडी हैं इंडियन बैंक के, यही भी इसके अध्यक्ष हैं। और एन कामाकोंडी जो सीईओ हैं सिटी यूनियन बैंक के, ये भी इसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक, तो ये 3 कौन है? उपाध्यक्ष हैं। इसके बाद बैंक ऑफ बहरीन और कुवैत के कंट्री हेड और सीईओ माधव नायर, यह इसके क्या है? सचिव हैं। तो इसके सचिव की बात करें तो सचिव कौन है? तो माधव नायर इसके सचिव हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या होने वाला है, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने एक और शानदार विजुअलिटी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है, हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? ठीक, सॉरी, प्रधानमंत्री। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री। ठीक, अभी तक में जो सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं वह कौन बने हैं? आयरलैंड के। ठीक, आयरलैंड आप जानते हैं एक भाग है यूनाइटेड किंगडम का ही। ठीक, यूनाइटेड किंगडम का एक भाग है आयरलैंड। आपने नाम से परिचित होंगे। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। क्या चलती है राजधानी? डबलिन। आयरलैंड की जो राजधानी है वो राजधानी क्या चलती है? डबलिन। ठीक, आयरलैंड डबलिन इसकी राजधानी चलती है। और इसके सबसे युवा जो प्रधानमंत्री बन गए हैं साइमन हैरिस। साइमन हैरिस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा। इससे पहले लियो वाडकर थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लियो वाडकर ये भारतीय मूल के हैं, इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया। और नए जो बन गए प्रधानमंत्री वो कौन बन गए हैं? साइमन हैरिस। इसके बाद बॉन वान थुअंग की चर्चा करें तो इनकी चर्चा कर लेते हैं। यह वियतनाम के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एरियल हेनरी, इन्होंने भी इन्हें हेती का, किसका? हेती। आप जानते हैं अभी हेती में हालात खराब हो गए और हेती से के पद में इन्होंने, हेती के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। एरियल हेनरी, इन्हें हेती का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, उस पद से इस्तीफा दे दिया है अभी हाल ही में। ठीक, और वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में बॉन बान थुंग इन्होंने इस्तीफा दे दिया। साइमन हैरिस नए राष्ट्रपति बन गए हैं आयरलैंड के, किसकी जगह? लियो वाडकर। तो चारों ऑप्शन आपके साथ कंप्लीट हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की बातचीत कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, थोड़ा जूम और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, हाल ही में 2 वर्षों के लिए, हाल ही में 2 वर्षों के लिए किसे न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन, ठीक, डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन DNPA, डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शंस की बात करें तो मरियम मेनन मैथ्यूज, तन्मय माहेश्वरी, पुनीत गुप्ता, गोविंद ढोलकिया। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सभी को गुड मॉर्निंग, और जो भी लोग जुड़ रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। तो इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मरियम मेनन मैथ्यूज। मरियम मेनन मैथ्यूज, इन्हीं को चुना गया, इसका अध्यक्ष है। किसकी जगह चुना गया? तो तन्मय माहेश्वरी की जगह, इनकी जगह इनको चुना गया है। पुनीत गुप्ता की बात करते हैं तो यह सचिव हैं। यह क्या है? यह आपके क्या है? सचिव हैं इसी के। ठीक, सचिव हैं इसी संस्था में, जो संस्था कह रहे हैं DNPA, इस संस्था के क्या है? सचिव। कौन है आपके? पुनीत गुप्ता। गोविंद ढोलकिया की बात करते हैं तो इन्हें अध्यक्ष चुना गया है गुजरात डायमंड बोर्स। इसका यदि आपने नाम नहीं सुना तो सुनिएगा, गुजरात डायमंड बोर्स। इसकी बातचीत करते हैं। गुजरात में भी सूरत की, तो सूरत डायमंड्स बोर्ड, इसका अध्यक्ष चुना गया है। इसमें खास बात क्या है? ये बिल्डिंग है डायमंड बोर्ड्स के नाम से, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची कार्यकालीय बिल्डिंग है, यानी कार्यालय है जो सबसे ऊंचा बना हुआ है दुनिया में। ठीक, तो ये सबसे बड़ा भी है। तो राइट आंसर क्या इसमें क्या है? गोविंद ढोलकिया। सूरत डायमंड्स बोर्ड्स, इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो गोविंद ढोलकिया बने हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने क्या कहता है, देखिएगा। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को लगातार सम्मान मिलते रहते हैं, तो एक और उन्हें सम्मान मिला है। अब इस देश का है, ये आपको बताना है। बातचीत करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी हैं, को किस देश के सर्वोच्च
सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह किस देश का पुरस्कार है जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी है? तो बातचीत कर लेते हैं देश की। क्या नेपाल, भूटान, फ्रांस और सऊदी अरब, इनकी भी बातचीत कर लेते हैं। तो इनमें बातचीत करें इन सभी देशों का तो आपको ऑनर मिल चुका है। लेकिन अभी हाल ही की बात करते हैं तो भूटान, यह किसका है? भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार है। अभी भूटान की यात्रा पर गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। इससे पहले जो भूटान के राष्ट्रपति हैं शेरिंग टोब्गे, वो भारत की यात्रा पर आए थे। ठीक, अब ये भारत की यात्रा पर गए और इन्हें यह सम्मान मिला, भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। इसके बाद बातचीत कर ले नेपाल। नेपाल का भी आपने देखा, पोखरा एक जगह क्या थी? पोखरा। पोखरा को उन्होंने राजधानी बनाया है, पर्यटन राजधानी। पर्यटन राजधानी के रूप में पोखरा को बनाया है नेपाल ने। किसने बनाया है? नेपाल ने। अभी हाल ही में मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था होली के पहले की। इसके बाद बातचीत कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? बताइएगा। बिलियर्ड्स खिलाड़ी, आप बिलियर्ड्स को जानते होंगे, आपने फिल्म्स वगैरह में देखा होगा कि कई बार आप लोग देखते हैं ना, काफी एक बड़ी टेबल सी लगी होती है और उसमें काफी गोटियां पड़ी होती हैं और आप गड्ढे में डालते हैं ना, वो डंडे को लेकर के। जब डंडे से इस प्रकार से डालते हैं उसको बिलियर्ड्स बोला जाता है। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? बिलियर्ड्स। तो वो आपका बिलियर्ड्स होता है। बिलियर्ड्स के जो खिलाड़ी हैं इनमें से किसे हॉल ऑफ फेम दिया गया है? जिस प्रकार क्रिकेटर हॉल ऑफ फेम होती है उसी प्रकार एक विशेष सम्मान होता है। तो यह सम्मान अभी हाल ही में किसे मिला है? तो राइट आंसर की बातचीत करें तो पंकज आडवाणी। आप जानते हैं कि बिलियर्ड्स के एक महान खिलाड़ी है जो भारत के हैं, ये महान खिलाड़ी है बिलियर्ड्स में। हमेशा बहुत काफी ज्यादा टाइटल उन्होंने जीत रखे हैं बिलियर्ड्स में। राइट आंसर कहते हैं पंकज आडवाणी। ये कहां से हैं? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इनका राज्य भी याद रखेंगे, महाराष्ट्र राज्य से हैं, बिलियर्ड्स खेलते हैं। कभी क्वेश्चन यही बन जाता है कि पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड्स से संबंधित हैं। आगे बातचीत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग फिर बार आगे की ओर बढ़ रहे हैं एक बार। तो आगे बातचीत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी को प्रदान किया गया है? ठीक, एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड, यह एक अवार्ड है, एक अंतरिक्ष एजेंसी को दिया गया अभी हाल ही में। लेकिन किस अंतरिक्ष एजेंसी को दिया गया यह आपको बताना है। बातचीत कर लेते हैं ऑप्शंस की। इसरो, आप जानते हैं भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, बताने की जरूरत नहीं है। नासा अमेरिका की है। कहां की है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। ठीक, जिस प्रकार हमारी इसरो है उसी प्रकार अमेरिका की क्या है? नासा है। इसके बाद CNES, यह फ्रांस की है। किसकी है? फ्रांस की। फ्रांस की एक अंतरिक्ष एजेंसी है CNES। जैक्सा जापान, कहां की है? जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। और इसरो आप जानते हैं भारत की है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। अभी हाल ही में किसे यह मिला है? तो राइट आंसर बनेगा आपका इसरो को। इसरो को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं इसरो, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में होती है। कब होती है? 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर आप जानते हैं बेंगलुरु में होता है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर होता है। बेंगलुरु में क्या होता है? इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? एस सोमनाथ। ठीक, सोमनाथ इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये शेड्यूल बनते हैं, यानी इसके बारे में हमने चर्चा की। 15 अगस्त 1969 बेंगलुरु हेडक्वार्टर है, एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसके बाद आगे बातचीत कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, सभी को समझ में आ गया होगा ऐसी मैं आशा करता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बातचीत कर लेते हैं और 8 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे लिए क्या कहता है? भाषा नेट पोर्टल, एक पोर्टल है भाषा नेट के नाम से। यह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया यह आपको बताना है। तो भाषा नेट पोर्टल की बातचीत करें, इसको लॉन्च किया गया भाषा के क्षेत्र में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे आप UGC के नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल
ग्रांड कमीशन के नाम से जानते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इनमें से किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया भाषा नेट पोर्टल? तो इसकी बातचीत कर लेते हैं हम लोग। जैसा कि आप सभी लोगों के आंसर कुछ लोगों के आए हैं, तो आंसर की भी बातचीत कर लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की बातचीत कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आप लोग देख रहे हैं लगातार IPL चल रहा है, लेकिन IPL से भी मैं आप सामने एक क्वेश्चन लाया हूं। चेन्नई जो लगातार अच्छा करती जा रही है, आपने देखा पहले ही मैच में उन्होंने RCB को शानदार तरीके से हरा दिया, यानी कि उन्होंने जीत हासिल की और RCB हार गई है। इस प्रकार से उनका अभियान लगातार अच्छा चलता जा रहा है। तो उसी बीच मैं एक नया क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। आपको पता है कि पहला मैच स्टार्ट होने से पहले ही एक दिन पहले बातचीत करते हैं, तो धोनी ने कप्तानी छोड़ दी गई। उनके बाद कप्तान कौन बन गए हैं, यह आपको बताना है। तो चेन्नई सुपर किंग आप जानते हैं IPL में टोटल 10 टीमें खेल रही हैं। चलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। IPL में 10 टीमें खेलने वाली हैं, ठीक, 10 टीमें खेल रही हैं, खेलने वाली नहीं है, खेल ही रही हैं। और यह कौन सा संस्करण होने वाला है? तो 17वां संस्करण इसका होने वाला है। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी आप जानते हैं 2008। यहाँ पर पहला संस्करण होता है, फर्स्ट संस्करण की बात करते हैं तो 2008 में पहला संस्करण हुआ था IPL। इसमें टोटल 10 टीमें खेलती हैं। आपको किसी भी टीम के कप्तान पूछे जा सकते हैं। अब मैं चेन्नई का क्यों लाया हूं? क्योंकि अभी जानते थे कि चेन्नई के लगातार कप्तान धोनी बने हुए थे, लेकिन अभी हाल ही में कप्तानों को चेंज किया गया। आपके ऑप्शन है ऋतुराज गायकवाड़, डवेन ब्रावो और रविंद्र जडेजा, दीपक चहर। इसकी बातचीत कर लें तो इनका जो राइट आंसर होने वाला है, आप सभी लोग जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़, इन्हीं को अभी कुछ समय पहले क्या बनाया गया है? कप्तान चुना गया है चेन्नई सुपर किंग का। डवेन ब्रावो आप जानते हैं एक खेलते थे पर अब नहीं खेलते हैं। रविंद्र जडेजा, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है, सर जडेजा के नाम से जाना जाता है। और दीपक चहर एक बॉलिंग है, चेन्नई सुपर किंग के बॉलर ही हैं, ठीक। ऋतुराज गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया गया क्यों? एशियाई अभी खेल हुए हैं हांगजू चाइना में, वहां पर भारतीय टीम का नेतृत्व भी इन्हीं ने किया था और वहां पर क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ऋतुराज गायकवाड़ यही कप्तान बन गए हैं चेन्नई सुपर किंग के। अच्छे बल्लेबाज हैं, ओपनर हैं। अब बातचीत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की बातचीत कर लेते हैं और एक और शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लीजिएगा, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। इसकी बातचीत कर लेते हैं। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? आपको बातचीत हो रही है, तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ है लोकतंत्र के रूप में, यह किस देश में आयोजित हुआ है? उस देश का आपको नाम बताना है। देश का नाम क्या है आप बताइएगा। तो देश के नाम की बातचीत करें, अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया या दक्षिण कोरिया। तो इसकी बातचीत कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होने वाला है साउथ कोरिया। तो यह कहां पर हुआ है? यह साउथ कोरिया में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। तीसरा सम्मेलन लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए तीसरा सम्मेलन कहां पर रहा? साउथ कोरिया में। आगे बातचीत कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे भूगोल से क्वेश्चन है, एक और भूगोल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कर भी चुके हैं, लेकिन थोड़ा अलग अंतर था, अब इसमें अलग अंतर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्यों का क्रम आपको लगाना है कि सही क्रम क्या होना चाहिए। तो इसमें बातचीत कर लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए या बी, सी या डी, इनमें से बातचीत करें तो सबसे ज्यादा बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप जानते हैं राजस्थान को, और ओनली एक ही विकल्प में राजस्थान का नाम है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बस यदि आपको पहली पता हो आप तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि देखिएगा पहले में राजस्थान किसी में भी नहीं है, ना इसमें किसी में नहीं, सॉरी, ठीक, इसमें किसी में भी राजस्थान का नाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। आगे बातचीत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 की बातचीत कर लेते हैं। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं यह आपको बताना है। केंद्र शासित प्रदेशों की बातचीत कर लें, जैसे आप यूनियन टेरिटरी के नाम से जानते हैं, कितने हैं इनकी संख्या बतानी है। अभी हाल ही में आपको पता होना चाहिए
कि जब जम्मू कश्मीर एक 2 यूनियन टेरिटरी बनती है, उससे पहले 7 यूटी थी। कितनी थी? 7। फिर क्या होता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 अलग अलग आपके यूटी बन जाती हैं और लागू कब से होती हैं? 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक, 31 अक्टूबर 2019 से यह लागू होता है और 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन जाती है। इसके बाद अगली बातचीत करें तो दादर नागर हवेली और दमनदीप, इनको एक साथ मर्ज कर दिया जाता है और मर्ज किया गया 26 जनवरी 2020 को। ठीक, अब बातचीत कर लेते हैं। देखिए पहले 7 थी, अब ये जोड़ेंगे तो कितनी होगी? 9। फिर जब ये दोनों मर्ज होंगी तो कितनी बची? 8। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। टोटल कितनी है? 8। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनने वाला है। टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य भारत में अभी वर्तमान समय में हैं। आगे बातचीत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके क्या कहता है? देखिए मैं आपके साथ मैप भी लाया था ताकि मैप से भी मैं आपको चिन्हित कर दूं। लीजिएगा, मैप्स को भी देख लेते हैं। मैं पेन चेंज कर लेते हैं ताकि विजुअलिटी अच्छी रहे आपकी। देखिएगा, एक जम्मू कश्मीर अलग बन गया, ये लद्दाख अलग से बना है। इसके बाद और बातचीत करें, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है आपकी, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, तो कितने हो गए आपके? 4। इसके बाद देखिए दादर नागर हवेली और दमनदीप को एक कर दिया गया। ये आया है, इसको क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। एक ये पांडुचेरी है, आप देख रहे हैं पांडुचेरी भी यहाँ पर है। और इसके बाद बातचीत कर लेते हैं तो कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 और 2 कहाँ रह गए हैं? एक तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिख रहा होगा थोड़ा, मैं और आपको नहीं दिखेगा तो और छोटा कर लेते हैं। लीजिए, अब विजुअलिटी सही है थोड़ा सा। लीजिए, बातचीत करें तो ये लक्षद्वीप है, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये आपका पांडुचेरी है, दादर नागर हवेली है, इसके बाद चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पर दिल्ली है। अब हो गए होंगे आपके, तो 1 2 3 4 और 4 4 8। इस प्रकार से आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश आप देखते हैं। आप देखना पुदुचेरी के जो 3 जिले हैं वो अलग अलग राज्यों में हैं। देखिए माहे केरल में पड़ता है, इसके बाद जो कराईकल है वो तमिलनाडु में पड़ता है और पुदुचेरी आप देखते हैं ये अलग है। ठीक, इस प्रकार से पुदुचेरी के 3 जिले अलग अलग पड़ते हैं। एक जो है यमन, 3 जिले ही हैं और तीनों जिले अलग अलग राज्यों की सीमा को टच करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे साथ ही क्या कहता है? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? आप जानते हैं भारत को इंडिया कहने का जो दर्जा मिला है अनुच्छेद 1 का आर्टिकल 1 के ए में कहा गया कि भारत को इंडिया नाम दिया गया है। और इंडिया सबसे पहले प्रयोग किस भाषा में किया गया था? आपको भाषा बतानी है कि वो भाषा कौन सी थी। तो भाषा की बातचीत करें, क्या उर्दू में कहा गया, फारसी में, ग्रीक में या अरबी में? ठीक, इंडिया की बातचीत करें तो इंडस, सिंधु को इंग्लिश में इंडस के नाम से जानते थे। सिंधु जो नदी थी प्राचीन, आप जानते हैं प्राचीन नदी है सिंधु, जिसका पानी पाकिस्तान की ओर बहता है। तो सिंधु जो थी इंडस कहते थे, इंडस से बनकर आया इंडिया, इंडस से ही निकल कर क्या आया? इंडिया निकला है। और यह सबसे पहले ग्रीक भाषा में बोला गया, तो ग्रीक भाषा के राइट आंसर करते हैं तो ग्रीक लोग पहले आए थे, तो ग्रीक भाषा से यह व्युत्पत्तित होता है इंडिया शब्द। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बातचीत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बातचीत कर लेते हैं। काफी बार इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, यह आपको बताना है। बताइएगा। एक और आसान सा क्वेश्चन आपके साथ, आसान क्वेश्चन है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला जो राज्य की बातचीत करें तो राज्य आपका कौन सा होने वाला है? काफी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, गुजरात। गुजरात सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है, गुजरात। दूसरे नंबर पर कौन आता है? गोवा, सॉरी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है और लास्ट में कौन है? गोवा। लास्ट में क्या आता है? गोवा। ठीक, टोटल 9 राज्य हैं जो आपकी तटीय सीमा को टच करते हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य। 9 में से 4 तो ये लिखे हैं, 5 और मैं लिख देता हूं। तो 5वां की बातचीत करते हैं। उड़ीसा तो लिख गया आपका, तो पश्चिम बंगाल की बातचीत कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल, ये आपको याद होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल, गुजरात हो गया। गोवा की बातचीत कर लेते हैं, कर्नाटक की बातचीत कर लेते हैं,
और केरल की बातचीत कर लेते हैं, और एक और है आपका तमिलनाडु। ठीक, तो तमिलनाडु की बातचीत कर लेते हैं। तो 5 राज्य आपके ये हैं और 4 ए हैं, तो टोटल 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। ठीक, तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? गुजरात इसकी सबसे लंबी तटीय सीमा है। आगे बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जैसे कि आपका आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। मरकत द्वीप, एक और अच्छा सा क्वेश्चन। मरकत द्वीप या एमराल्ड आइसलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। मरकत द्वीप के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? एक अच्छा क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन है, शायद काफी लोग ये पहली बार सुन रहे होंगे। एमराल्ड आइसलैंड, एमराल्ड आइसलैंड या मरकत द्वीप के नाम से आप जानते हैं, किसको जानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जैसा कि कुछ लोग ऑप्शंस को दे रहे हैं, तो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे बातचीत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 की बातचीत हम लोग कर रहे हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 एक और अच्छा क्वेश्चन है। 16 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन आपसे कि भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य, यानी स्थलीय सीमा, जिसकी सीमा जलीय सीमा न लगती हो, ऐसा राज्य हमें बताना है। क्या उड़ीसा है, कर्नाटक है, बंगाल है या बिहार है? अभी हमने देखा है कि कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, इनकी सीमाएं टच करती हैं जलीय सीमाएं, टोटल 9 राज्यों की। उसमें कहीं आपने बिहार का नाम नहीं देखा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। जैसा कि आप सभी लोग लगातार आंसर्स को दे रहे हैं, तो राइट आंसर आपके सामने यही बनने वाला है। इसी के साथ आगे बातचीत करेंगे और हम लोग 17वें नंबर क्वेश्चन की बातचीत करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने कहता है, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जनसंख्या तथा क्षेत्रफल, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, इसकी बातचीत कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग काफी बार कर चुके हैं और काफी सभी लोगों को इनकेस मुझे लगता है पता होना चाहिए कि जनसंख्या की दृष्टि में बातचीत करें तो भारत दूसरे स्थान पर है। वैसे यदि अभी हाल ही के आंकड़े देखे जाएं तो भारत मुझे लगता है कि चीन को भी क्रॉस कर गया है, लेकिन हम 2011 की जनगणना की बातचीत करेंगे। जब नई जनगणना होगी या उसके आंकड़े हो रही है, उसके आंकड़े आ जाते हैं तो उसकी बातचीत करेंगे। यदि अभी लेकिन फिलहाल हम बातचीत करेंगे 2011 की जनगणना की, तो भारत दूसरे स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है 7वें स्थान पर। ठीक, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। इसको हम लोग काफी बार देख चुके हैं, 7वें स्थान पर। इसमें बातचीत करें तो पहले स्थान पर कौन आता है क्षेत्रफल में? रूस। ठीक, रूस, कनाडा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से आपके 6 देश ए हैं और 7वां भारत का स्थान है। ठीक, तो आपने ये बात भी देख ली। अब इसके साथ ही आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की हम लोग बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है और एक अच्छा सा क्वेश्चन है, व्यवस्थित क्रम में लगाना है कार्यकाल के अनुसार। ठीक, कार्यकाल के अनुसार बातचीत करें कि किसका कार्यकाल कब रहा है, इसको व्यवस्थित क्रम में हमें लगाना है। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। क्या होना चाहिए राइट आंसर बताइएगा। वैसे बीबी गिरी, के.आर. नारायण, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके सामने बताइएगा। तो इसके राइट आंसर की बातचीत कर रहे हैं हम लोग। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, तो राइट आंसर की बातचीत कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जो कार्यकाल आया वो किसका आया? राष्ट्रपति में जाकिर हुसैन, इनमें से, क्योंकि ये तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बातचीत करें तो जाकिर हुसैन, और तीसरे क्रम पर हैं क्योंकि पहले पर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे पर जाकिर हुसैन। तो 4 तो पहले आएगा। इसके बाद रहे हैं हमारे बीबी गिरी, कार्यवाहक रहे हैं और ये न्यायाधीश बन के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। बीबी गिरी की बात करते हैं तो 4 और 1, तो 4 1 की बात करें फिर ऑप्शन नंबर सी ही दिख रहा है आपको, 4 1 और 2 3, फिर के.आर. नारायण और फिर ज्ञानी जैल सिंह। ठीक,
तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका होने वाला है। आगे बातचीत कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 की बातचीत हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। उन्नीस है, किसका मिलान गलत है? इनमें बताना है अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी 123 और राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श 141। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए आपको बताना है क्या गलत मिलान है। आप लोग कमेंट करते रहिएगा और थोड़ा शेयर भी करते रहिएगा हमारी वीडियो को। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा पानी पी लें, फिर उसके बाद तब तक आप जवाब देते रहिए। तो इसकी बातचीत करें तो राइट आंसर जैसा कि आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना अनुच्छेद 143 में आपका कहा है 143 में, ठीक, ना कि 141 में। कहां पर है? तो 143 में। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। बाकी राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश 123 में होता है, क्षमादान 72 में है और राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन आकस्मिकताओं में इमरजेंसी में अनुच्छेद 70 कहता है। आगे बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है यह आपको बताना है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया है, कोई बात नहीं है, हम लोग मैनेज कर लेंगे। लीजिए, अब आपके सामने विजुअलिटी सही रहेगी। इसकी बातचीत करें, राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम, एक मिनट पेन ले लेता हूं। राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति उपलब्ध ना होने पर या दिवंगत होने पर निम्न में से कौन सा विकल्प लागू होगा? बताइए। अब ना तो पद पर राष्ट्रपति है और ना ही पद पर उपराष्ट्रपति है, तो उसके कर्तव्यों का जो निर्वहन है वो कौन करेगा? प्रधान न्यायाधीश द्वारा प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करेंगे, या मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति की जा सकती है दोबारा से, या मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे, यदि आवश्यकता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कार्यों को भी संभाल सकते हैं। इसमें राइट आंसर क्या बनेगा बताइएगा आप सभी लोग। तो इसमें राइट आंसर की हम लोग बातचीत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए आंसर आपके आ रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद से हट जाते हैं या दिवंगत हो जाते हैं तो मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को करता है। तो पूरा निर्वहन यही का होता है, या तो मुख्य न्यायाधीश होगा, यदि वो नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगना एक कैसी प्रक्रिया है, यह आपको बताना है। तो इसकी बातचीत करते हैं। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो किस प्रक्रिया के तहत लगता है? आपको पता है अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा अनुच्छेद 61 के तहत। तो यह न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है या कार्यकारी प्रक्रिया है? तो इसकी बातचीत करें, यदि इस पर महाभियोग लगेगा तो जैसे कि आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है, यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने इन्फॉर्म किया था, इससे पहले बताया था कि महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, पर एक विशेष बहुमत होना चाहिए, 2/3 बहुमत दोनों सदनों में पारित होना चाहिए, तब आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा पाएंगे, वो भी संविधान उल्लंघन करने के उद्देश्य से। किसने संविधान का उल्लंघन किया है तो ही, वरना आप नहीं लगा सकते। ठीक, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 एक और अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है,
राष्ट्रपति का वेतन पर आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं। बताइएगा कौन सा आंसर इनमें से सही है, या सभी सही हैं? तो फिर आपका ऑप्शन नंबर सी है। फिर जो भी सही है 1 2 2 3 या 1 3। तो देखिएगा राष्ट्रपति आप जानते हैं देश का राजा है, प्रथम व्यक्ति है, ये सारी ही चीजें सही हैं। इसका मासिक वेतन 5 लाख रुपए है वर्तमान समय में, राष्ट्रपति के 5 लाख है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख है। ठीक, और राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, बिल्कुल इन पर कोई आयकर नहीं लगता है, इनकम टैक्स फ्री होता है। राष्ट्रपति अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए भी पाता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तीनों ही सही हैं, 1 2 और 3। आगे बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 की बातचीत करते हैं, इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, यह आपको बताना है। तो निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाएगी? प्रधानमंत्री, कैग, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो इनमें बातचीत करें, प्रधानमंत्री, इसकी नियुक्ति बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, भले ही हम लोग चुनते हैं, लेकिन जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की। कैग, इसकी भी नियुक्ति आप जानते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, पर उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। आप जानते हैं इसके चुनाव होते हैं, इसके क्या होते हैं? चुनाव होते हैं, और इसमें वोट डालते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। आगे बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इनमें से कौन सी शक्ति नहीं है राष्ट्रपति के पास? विधायी शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति के पास कौन सी विधायी शक्ति नहीं है, बताइएगा। संसद सत्र का आहूत करना, संसद की बैठक स्थगित करना, संसद सत्र का सत्रावसान करना, और अध्यादेश जारी करना या लागू करना। ठीक, देखिए संसद सत्र को आहूत करने का काम अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, 108 के तहत। ठीक, इसके बाद संसद सत्र का सत्रावसान करना, ये काम भी किसका है? राष्ट्रपति का है। अध्यादेश आप देखते हैं अनुच्छेद 123 1 2 3 इसके तहत करता है, लेकिन संसद की बैठक को स्थगित नहीं करता है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यह स्थगित नहीं करता है। ठीक, आगे बातचीत करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यह आपको बताना है कि कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो संसद में आप जानते हैं संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, तो संसद अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 की बात करें तो संसद है। आर्टिकल 80 की बात करते हैं तो राज्यसभा क्या होती है? आपकी राज्यसभा। इसके बाद अनुच्छेद 81 की हम लोग बातचीत करते हैं तो लोकसभा का वर्णन होता है। इस प्रकार से इनका वर्णन होता है, और अनुच्छेद 52 में आप जानते हैं राष्ट्रपति का वर्णन होता है। तो इसकी बातचीत कर लें कि पहले क्या होता था कि लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 लोगों को चुनने का अधिकार होता था राष्ट्रपति के पास। ठीक, लेकिन ये 2 लोगों के लिए एंग्लो इंडियन लोग हुआ करते थे, अब इनका अधिकार खत्म हो गया है। 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन की बातचीत करें, संविधान संशोधन जो होता है 2019 में। कब होता है? 2019 में इसका संशोधन होता है, और इसके तहत इन 2 पद को खत्म कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति सिर्फ राज्यसभा में चुनता है, वो भी 12 लोगों को, बस लोकसभा में किसी को नहीं चुनेगा। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बनेगा 12। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एक शानदार वास्तुकार या स्थापत्य कला का एक उदाहरण कहा जाने वाला दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? भारतीय और फारसी इस वास्तुकला का जो उदाहरण है वो कौन सा आपका ऐतिहासिक स्मारक है, बताना है आपको। कुतुब मीनार दिल्ली में है, आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया, पूरा कार्य इल्तुतमिश ने करवाया, और बाकी इसके लास्ट माले की जो बिल्डिंग है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई।
लोधी का मकबरा करें सिकंदर लोधी, इसका मकबरा भी दिल्ली में बना है। हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में बना है। और लाल किला भी आप जानते हैं दिल्ली में बनाया गया है, शाहजहां ने बनवाया था इसे। तो जो भारतीय और फारसी वास्तुकला इनका उदाहरण है वो हुमायूं का मकबरा है। किसका मकबरा है? हुमायूं का मकबरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक, हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में बना हुआ है। हुमायूं नामा एक पुस्तक लिखी है आपकी, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा की लेखक है गुलबदन बेगम। ठीक, इनकी बहनी है गुलबदन बेगम। आगे बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। 27 आपके सामने कह रहा है कि किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां मिली हैं। बताइए, घोड़े की अस्थियां आपको कहां मिली हैं, यह बताना है किसकी खुदाई में मिली है। तो घोड़े की अस्थियां संस्कृति स्थल की खुदाई में मिली हैं, आपको बताना है किसकी खुदाई में। सुत काकोय, सुत कैंडेर, सरकोटदा या रंगपुर, इनमें से किसकी खुदाई में घोड़े की अस्थियों के अवशेष पाए गए हड़प्पा कालीन संस्कृति या सभ्यता में। तो जैसा कि कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, तो राइट आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बनेगा, सरकोटदा। ठीक, सरकोटदा इनकी खुदाई में यह पाया गया एक स्थल है हड़प्पा संस्कृति में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28 की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, डांडी मार्च। एक अच्छा क्वेश्चन है, डांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ? आपको पता होना चाहिए। डांडी मार्च की बातचीत करें तो यह स्टार्ट होता है आपका, और इसमें 78 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 78 लोग होते हैं। कितने लोग? 78 लोग होते हैं। और यह 24 मार्च से स्टार्ट होता है। 24 मार्च से स्टार्ट होकर के 6 अप्रैल तक चलता है। 6 अप्रैल। ठीक, इसके बाद 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा जाता है। नमक कानून तोड़ा जाता है। और यह कब चलता है? 1930 की बातचीत होगी। 1930 इसकी बातचीत करें तो 24 मार्च से 6 अप्रैल तक 78 लोग होते हैं इसमें। और बातचीत करें तो 300 किलोमीटर के आसपास की बातचीत होगी, जिसमें दूरी तय करते हैं पैदल 78 लोग। और यहाँ शुरुआत कहां से हो जाती है इसकी? अहमदाबाद से। ठीक, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी शुरुआत आप कहां से करते हैं? तो अहमदाबाद से इसकी शुरुआत होती है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। इसकी शुरुआत कहां से करते हैं? तो अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हो जाती है। 12 मार्च से होता है, सॉरी यहाँ पे 12 मार्च होना चाहिए। ओके, कभी कभी गलतियां जल्दबाजी में हो जाती हैं। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, और जो दूरी होती है वो होती है 340 किलोमीटर। ठीक, 340 किलोमीटर या 290 मील, इतनी दूरी यहाँ से तय की जाती है। ठीक, आगे बातचीत करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। इसी के तहत नमक कानून भी तोड़ा जाता है, आप जानते हैं। छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया गया किस वंश के द्वारा? छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया गया, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 बताएं। क्वेश्चन नंबर 29, इसका राइट आंसर कौन चाहिए आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा सकों। तो सकों के द्वारा छत्रप की उपाधि धारण की गई। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, किसके द्वारा? तो सकों के द्वारा। आगे बातचीत करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 की बातचीत करेंगे। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को फकीर, भारतीय फकीर या अधनंग फकीर की संज्ञा दी थी? बातचीत करते हैं। आप जानते हैं प्रधानमंत्री हो चुके हैं विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। उन्होंने यह कहा था कि भारतीय फकीर के नाम से महात्मा गांधी को संबोधित किया था। ठीक, इसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब आप जानते हैं जब भारत स्वतंत्र होता है उस समय जो प्रधानमंत्री होते हैं वो क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन जाते हैं ब्रिटेन के। आगे बातचीत करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। व्यापार नीति में शामिल है, इनमें से क्या शामिल है? व्यापार नीति में निर्यात आयात नीति, विदेशी मुद्रा, भुगतान संतुलन या लाइसेंस नीति। बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए बनेगा निर्यात आयात नीति। ठीक, निर्यात आयात नीति यह संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। ठीक, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? भारत का केंद्रीय बैंक, भारत के केंद्रीय बैंक की बातचीत करें तो इसका कर्तव्य निभाने वाला कौन सा बैंक होता है? तो राइट आंसर जैसे कि आप लोगों को आ रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है। सेंट्रल बैंक ना लगाना,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से 1 अप्रैल 1935 में हो जाती है। इसके बारे में आपको काफी समय से बता चुका हूं, तो आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? राष्ट्रीय आय का आकलन करें, सबसे पहले पृथ्वी व्यक्ति राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले थे हमारे ओल्ड मैन, ठीक, वृद्ध पुरुष के नाम से जाने जाने वाले दादा भाई नेहरू जी। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर बनने वाला है, ठीक, दादा भाई नेहरू जी। ठीक, अब आपके बस 2 ही क्वेश्चन बचते हैं यहाँ से, 34 और 35। तो इन दोनों को और हम लोग कर लेते हैं। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ठीक, किसने कहा है कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज वेल्थ ऑफ साइंस, ठीक, यानी धन का विज्ञान है, साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ की बात करें, रॉबिन्सन, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ या जे.एम. किन्स, ठीक, या किंज या किन्स। तो इसकी बातचीत करते हैं। आप जानते हैं अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहने वाले जो अर्थशास्त्री हुए हैं एडम स्मिथ, ठीक, एडम स्मिथ ने यह कहा है, ठीक, इन्होंने इसे अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है एडम स्मिथ को। आगे बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया? ठीक, तो किस पंचवर्षीय योजना के साथ आपका महालनोबिस मॉडल जोड़ा गया, यह आपको बताना है। आपको पता होना चाहिए पंचवर्षीय योजना है। अभी हमने होली के पहले क्वेश्चन किया था कि 15 मार्च 1951 से स्टार्ट मानी जाती है आपकी, ठीक, पंचवर्षीय योजना है, 5 साल का कार्यकाल चलता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच चलती है और हेराल्ड डॉमर मॉडल, किस पर? हेराल्ड डॉमर मॉडल इस पर आधारित होती है, इस मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना। इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना चलती है हमारी, और दूसरी कब चलती है? तो 1956 से। कब चलती है? 1956 से चलती है और 1961 तक, 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चलती है और यही महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। बाकी पंचवर्षीय योजनाओं की भी चर्चा हम करेंगे लेकिन अगले सेशन में। बाकी और क्वेश्चन भी हैं जो इसी पर आधारित होंगे, वो अगले सेशन में होंगे। तो इस प्रकार से 35 क्वेश्चन है और 35 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। तो आप सभी को जोड़ने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद, शुक्रिया। लगातार ऐसे ही आप लोग जुड़ते रहें सेशन में और आंसर देते रहें, ठीक। तो इसके साथ ही मैं आज की क्लास से आपसे विदा लेता हूं। हम फिर अगले दिन मिलते हैं सुबह 7 बजे, ठीक। धन्यवाद आप सभी को जोड़ने के लिए।